का शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हमारे अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब जैसे हम पानी की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, पानी भी लिक्विड है और भी लिक्विड्स होते हैं, तो लिक्विड में हम क्या कहते हैं, लिक्विड में हम क्या कहते हैं, उसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता। आप उसको किसी बकेट में डालेंगे तो उसका शेप वही होगा जो बकेट का होगा, ठीक है। आप उसको गिलास में डालेंगे, आप उसको बॉटल में डालेंगे, उसका शेप उसके अकॉर्डिंग होगा। आप गैस की बात करें, गैस का भी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। आपको पता है कि अगर थोड़ी सी गैस हो, ठीक है, तो वो अगर आप पूरे रूम के अंदर आप उसको इंसर्ट करते हैं तो वो पूरे रूम के अंदर जो है वो फैल जाएगी, ठीक है। और अगर आप छोटी सी बॉटल में क्लोज करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, तो वो उसी बॉटल के अंदर रहेगी, यानी उसका वॉल्यूम बॉटल के बराबर होगा, तो उसका भी कोई डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट है मैटर का कि जिसमें डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ये है बहुत बेसिक लेवल की बात। अब जब हम बात करते हैं ना बेटा थोड़े बड़े लेवल के ऊपर, अब जैसे कि आप लोग 9 में थे, 9 से मैट्रिक में आ रहे हैं, मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफाइन करें। अब अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है कि हम मॉलिक्यूल्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के हिसाब से ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्लोज नहीं होते, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए गैस आराम से फैल जाती है। लिक्विड के जो होते हैं वो गैस के मुकाबले में जरा लूजली बाउंडेड होते हैं, बाउंड तो होते हैं, जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन लूजली होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गैस की निस्बत लिक्विड जो होता है बेटा वो इतना जल्दी नहीं फैल रहा होता, इतना जल्दी एक्सपैंड नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी हो रहा होता है, सही है। लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करें तो जी सॉलिड में तो बिल्कुल ही टाइटली पैक होता है, सॉलिड में बिल्कुल ही क्या होते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं। जो मेरे पास एक जवाब आया था, अच्छा एक जवाब आया, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, अगर ये जवाब सॉलिड के लिए है तो ये सही नहीं है, ठीक है। फार अपार्ट किस में होते हैं, गैसेस में होते हैं। सॉलिड में बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इतनी मतलब मजबूती से, इतनी कहना चाहिए कि हार्डली जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक होते हैं कि वो जुदा नहीं हो पा रहे होते। अगर आप चाहें कि आप सॉलिड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में आप अलग कर दें तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। हाँ ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, ठीक है, इतना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं चाहूं तो भाई कुर्सी का शेप जो है ना वो चेंज कर दूं, शेप चेंज नहीं होगा इसका, इस कुर्सी का शेप चेंज नहीं होगा, ये कुर्सी टूट जरूर सकती है अगर मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। तो टूटने का मतलब यही है कि उनकी जो फोर्स थी बड़ी स्ट्रांग थी मॉलिक्यूल्स की, वो कोई और शेप इख्तियार नहीं कर रहे थे, हाँ टूट गए वो अगर ज्यादा फोर्स लगाई तो। हाँ बिल्कुल, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैद अहमद सिद्दीकी बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे होते। तो बेटा ऐसा स्टेट हमारे पास सॉलिड स्टेट कहलाता है। तो अब कोई एक एग्जाम्पल तो है नहीं हमारे सराउंडिंग में सॉलिड स्टेट की, बहुत सारी एग्जाम्पल है ना, जरा कुछ एग्जाम्पल दे दें फिर हम इसको डिफाइन कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी अच्छी एग्जाम्पल दीजिएगा जी। बैग, वॉल, मैं पढ़ता जाऊंगा जैसे जैसे आएगा जवाब आपका। डोर, टेबल, ब्रिक, वॉल, वॉल, बुक, बैट, डोर, आइस क्यूब, टीवी, बैट, बॉल। अरे भाई बैट बॉल टीवी से आगे निकले, हाँ क्या यही बताते रहेंगे। पाउच, कवर्ड, पेन, फैन, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये मैंने बताया है।
मोबाइल, सिम कार्ड, फ्लो, माइक, रोस्ट्रम, पोल्स, बोन्स। वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। इतनी सारी एग्जांपल्स आ गई, थैंक यू वेरी मच। हेडफोन, ह्यूमन बीइंग, सही है, जबरदस्त। इसको डिफाइन करते हैं बेटा, पढ़ लें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the structure and properties of solid materials, of solid materials, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the structure and properties of solid materials, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम क्या डील करें, क्या पढ़ें, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इतने दिन से। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? ओके, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नंबर 5, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आपके सामने क्या बना हुआ है, आप बताएं जरा, क्या है ये? प्रॉपर्टीज का मतलब खुसूसियात, खसलतें। हमारे सामने एटम बना हुआ है, और एटॉमिक फिजिक्स से मुराद है कि हम कुछ एटम से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। बेटा एटम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर तो बाद में आएंगे, पहले तो इस पर आते हैं कि एटम क्या होता है। जी जनाब। व्हाट इज एटम? Smallest particle, tiniest particle. Atom is a teeny particle. स्मॉलेस्ट का मतलब पता है बेटा? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और सबसे छोटा मतलब इससे छोटा कोई नहीं है, सही है ना? अच्छी अच्छी डेफिनेशंस आ रही हैं, डिफाइन कर रहे हैं लोग। कंजा खान, ऑर्डिनरी मैटर का वर्ड यूज किया है बेटा आपने। ऑर्डिनरी मैटर से मुराद क्या है, डिफाइन करें इसको। जी, ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर मींस एनी मैटर, यहाँ पर हर तरह के मैटर की बात हो रही है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कहते हैं, वो एटम है। अच्छा, एटम नजर आता है हमें? हम देखते हैं रोजाना एटम है? देख सकते हैं एटम को? हाँ, एटम को नहीं देख सकते बेटा। एटम के, अब सुनना, एटम के कंपोजिशन से, बहुत सारे एटम से मिलकर जो मैटर बनता है उसको देख सकते हैं, वो विजिबल है। एटम इतना छोटा होता है कि वो आम आंख से नजर नहीं आता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसको।
ठीक है, बहुत छोटा होता है ना, आम आंख से नजर नहीं आता, बहुत छोटे छोटे जर्रात नहीं होते अक्सर, वो हम कहते हैं अरे यार बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है तो मुझे, ठीक है। इसी तरह से एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो वो वैसे तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसके कंपोजिशन से बेटा बहुत सारे एटम को मिलाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हो, कोई मैटर बना हो, तो वो हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एटम जो है वो जब एटम दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो एक और चीज फॉर्म होती है जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है, पता है ना आपको। एटम, दो एटम मिले, दो से ज्यादा एटम, एटम मिले बहुत सारे, तो आपके पास क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, फिर एक कंपाउंड बनेगा, समझ आ रही है बात, फिर एक कंपाउंड बनेगा। इसकी मिसाल यूं है आपके पास कि पेज है ना, पेज, एक पेज लीजिए आप, वो पेज आपका एटम है, समझे, एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। एक पेज आपका क्या है, आपके पास एक एटम है, समझ लें, एटम सपोज कर लें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे पेजेस मिला दिए, यानी बहुत सारे एटम्स मिला दिए, तो मेरे पास एक रजिस्टर बन गया, वो रजिस्टर आपका मॉलिक्यूल है, वो रजिस्टर आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब इसी तरह जो रजिस्टर है वो बहुत सारे रजिस्टर मिला के एक बंडल बना दूंगा मैं, ठीक है, तो वो मेरे पास समझे एक कंपाउंड हो गया। इस तरह चलना है दर्जा बदर्जा, ग्रेजुअली। सबसे छोटा एटम, एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, और कंपाउंड आपको नजर आ रहे होते हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल है, कोई भी मैटर है, ठीक है, वो सारे क्या है हमारे पास, कंपाउंड है, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, सही है। तो अब बेटा एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि उसके पास जो है वो, उसके अराउंड एटम में क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, उसके अराउंड आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट्स बने हुए, शेल्स बने हुए, ये वो पाथ्स हैं बेटा, ये वो ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। तो ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, ठीक है। तो अब एटम, एटॉमिक फिजिक्स क्या है कि जब हम एटम की प्रॉपर्टीज और एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हो, एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो फिजिक्स की ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर लेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the structure and properties of the atom, ठीक है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें, डील करें, वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। क्लियर है बात सबको, डन, कोई सवाल तो नहीं है, बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब तक हमने कितनी ब्रांचेस कवर कर ली, 5 ब्रांचेस जो हमारे कोर्स में थी, 4 ब्रांचेस आर लेफ्ट। आइए चलते हैं 6th ब्रांच की तरफ, और बेटा ब्रांच नंबर 6 का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। ब्रांच नंबर 6 का नाम है ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम अब पढ़ने जा रहे हैं, और आप देख लो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने एक रफली सा स्केच बनाया है न्यूक्लियस का। अभी मैंने आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाई और उसमें मैंने आपको बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने समझे पूरा एटम ही शो करने की कोशिश की है, ये पूरा एटम इन्होंने बनाया और ये ऑर्बिट्स बनाए बड़े स्टाइल के साथ, ठीक है, आपको शो करने के लिए, जरा एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि फिगर खूबसूरत हो। इसमें न्यूक्लियस सिर्फ ये वाला है, गौर से देख रहे हैं सब, ब्लैक वाला, जो जिसकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक है, ये आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस है, बाकी सब एटम का अदर पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन भी शो किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक तो न्यूक्लियस से होता ही नहीं है, ये पूरा एटम इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो डायग्राम है बेटा, इसमें ब्लैक वाला जो पार्ट है जिसमें आपको ग्रीन और रेड पार्टिकल नजर आ रहे हैं, रेड वाला पार्टिकल इन्होंने नाम दिया हुआ है प्रोटॉन का, और ग्रीन वाला पार्टिकल इन्होंने नाम दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, ऐसी रफली समझाने के लिए। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि
मेरी आवाज मुश्किल से आ रही है? क्यों भाई, ऐसी क्या मुश्किल हो गई है मेरी आवाज को? कट रही है मेरी आवाज? अब आ रही है आवाज मेरी सही? अभी भी हो रही है? अब देखें। अभी भी कट रही है? अब आ रही है कंटिन्यूएशन के साथ? मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। और उसमें यह है कि हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं कि बेटा एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन रहते हैं, और सॉरी दो पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है ये एटम का है सेंट्रल पार्ट बेटा, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डील करने की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, यानी एटम एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस की अगर बात करें, तो बेटा वो हमारे पास ब्रांच कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो इसको हम यूं डिफाइन कर देंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the structure, properties and reactions of the nuclei of atoms। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियाई बेटा न्यूक्लियस की प्लूरल है। जैसे रेडियस होता है, रेडियस की प्लूरल जो है वो रेडियाई होती है। अब फिर कट रही है आवाज? अब बताइएगा, अब सही आ रही है? अब सही आ रही है आवाज या अभी भी कट रही है? ठीक है, पक्की बात, कंफर्म? बेटा आवाज सही है, आप लोग चेक करें, आप कोई कनेक्शन का इश्यू होगा जिनको नहीं आ रही। यहां पर तो क्लियर है सब, ठीक है। न्यूक्लियस को डिफाइन कर देता हूं बेटा, एटम का सेंट्रल पार्ट, एटम का सेंट्रल पार्ट जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दो पार्टिकल। एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस कहलाता है। अब न्यूक्लियर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियर वर्ड है न्यूक्लियस के लिए। जब मैं बोल रहा हूं ना न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस का या न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस का जो होता है वो न्यूक्लियर कहलाता है। अब बात समझ में आई फिजानाज आपको? ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है कि जो इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि बताया जाए कि न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस का, ठीक है। ओके, तो अब मैं बताना चाह रहा था कि द ब्रांच of physics which deals with the structure, properties and reactions of the nuclei of atoms। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अब ये न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा? एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। अब अगर मैं बहुत सारे एटम्स ले लूं तो मेरे पास, अब मैं उसको यूं नहीं कहूंगा कि न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस कोई टर्म नहीं है बेटा, न्यूक्लियाई है प्लूरल, ठीक है। तो न्यूक्लियाई बेसिकली द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? न्यूक्लियाई कहलाएगा। डन। इसी तरह रेडियस होता है एक, अगर बहुत सारे रेडियस मिलते हैं तो वो आपके पास रेडियाई कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियाई कहलाता है, ठीक है। तो बेटा अगर न्यूक्लियाई से रिलेटेड कोई रिएक्शन हो, प्रॉपर्टीज हो या स्ट्रक्चर हो, उस फिजिक्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स का। आवाज सही आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है आवाज में भी? जैद अहमद सिद्दीकी के पास आवाज सही है, किसके पास खराब आ रही है? एट अ टाइम अगर जैद अहमद सिद्दीकी के पास आवाज सही आ रही है
फिजा नाज के पास सही आ रही है और हम्माद जाकिर के पास सही आ रही है। और किसके पास आवाज सही आ रही है इस वक्त? सही आ रही है। और इस वक्त अटक किसके पास रही है मेरी आवाज? एनीवे anyway, ये बात समझ में आ गई आपको न्यूक्लियर फिजिक्स? ओके ओके, थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी। चलें, हो जाता है, हो जाता है, खैर। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में आ गया। एक और ब्रांच, ये जनाब, बायोफिजिक्स। बड़ी कुछ अजीब सी बात लगती है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का मतलब क्या होगा? एक्चुअली मैं ना किसी हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन करता हूँ। ठीक है, ये बात मैं बताता चलूँ, क्योंकि फिजिकल क्लासेस होती थी तो उसमें ज्यादा बातें कर लेता था। यहाँ पे जरा टाइम लिमिट का ख्याल रखना होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं कर पाता, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ये बात करता हूँ। लेकिन ये है कि ये बताता चलूँ कि मैथ्स में आप देख लीजिएगा कि होगा ऐसा कि मैं क्वेश्चन 10 पहले करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 बाद में करवाऊंगा। सही है? कुछ अंदाज होता है, कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिनको ऑर्डर में ना पढ़ाया जाए तो वो बेहतर होती हैं। ठीक है, तो अभी अगर इसके बाद कोई और ब्रांच है तो वो मैंने खुद ही स्किप करके उसको नंबर 9 पे रखा है कि पहले मैं ये पढ़ाऊंगा कंटिन्यूशन में। ये बात समझ में आ जाएगी तो वो समझना आसान होगा फिर। सही है, इसलिए मैंने वो पहले नहीं पढ़ाई। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, ठीक है, कि कोई चीज रह जाएगी या कोई चीज छूट जाएगी। मैंने सब प्रिपेयर किया हुआ है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है सब कुछ कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। सही है? अच्छा, बायोफिजिक्स के जवाब मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर कि फिजिक्स ऑफ एनिमल्स, फिजिक्स अबाउट लिविंग थिंग्स। नहीं बेटा, अगर एनिमल की स्टडी है तो वो तो बायो में आएगी, लिविंग थिंग की स्टडी बायो में आएगी। फिर क्या इसका मतलब होगा, ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जी बताइए, क्या जहन में आ रहा है आपके? हाँ बच्चा, क्या बता रहे हैं? स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। बेटा एक बात है, देखें। अच्छा, एक एक जवाब आया, इट डील्स विद बायोफिजिकल मेथड्स। सही है, बायोफिजिकल मेथड क्या होते हैं यही तो सीखना है हमने। देखिए बायोफिजिक्स लिखा हुआ है ना बेटा, देखो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं ना। बहुत से यहाँ पे बायो के स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिन्होंने 9 में बायो पढ़ी है। ठीक है, अब बायो में आपने क्या पढ़ा जी? अच्छा जी, हड्डी ये होती है। मतलब एक मुजाहिकतन और एक ऐसी बात कह रहा हूँ, दिल के बारे में, ठीक है, आंखों के बारे में, ठीक है ना, ब्लड के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में, ये सारी चीजें। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम बायोलॉजिकल कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बायोलॉजिकल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं,
जो इंसान की हेल्थ से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड होता है, लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, तो बेटा उसमें हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट कैसे, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में अस्पताल ले जाया गया, उसको उसकी जिंदगी का मसला है, उसकी लाइफ का मसला है, उसकी लाइफ का मसला है बेटा। अब उसकी लाइफ को बचाने के लिए हम वहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरन लगाई जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। तो बेटा जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है उस बंदे को जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो डिवाइस फिजिक्स की बुनियाद से ही तो बनी है, मशीन्स में फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, उसके अंदर एटॉमिक फिजिक्स इन्वॉल्व है, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके अंदर मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है, उसकी कंस्ट्रक्शन में फिजिक्स की बुनियाद पर वो डिवाइस बनी है। ठीक है, उसके अंदर फिजिक्स वर्क कर रही है। अब उस फिजिक्स की मदद से हम बायोलॉजिकल वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया बायोफिजिकल मेथड किसी काम को करने का, जो ऊपर कहा था एक स्टूडेंट ने। नीचे कहा जा रहा है एक जगह के इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बात दुरुस्त है, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन लिविंग थिंग के अंदर, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर रिफ्रेश कर लें बेटा नूरुलैन, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि बेटा फिजिक्स के जो मेथड है ना, उनको हम बायोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स के मेथड्स को बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ब्रांच हमारे पास बायोफिजिक्स कहलाएगी, जिसमें हम इस तरह की स्टडी कर रहे हो। इसको हम बायोफिजिकल मेथड भी कहते हैं किसी काम को करने का, कि फिजिक्स और बायो को जोड़ रहे हैं। अब इसकी मिसाल आपके सामने, एक्सरे बेटा, एक्सरे होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सरेज जो है वो बॉडी के अंदर जाती हैं और बॉडी का इमेज खींचकर, बॉडी की तस्वीर खींचकर बाहर दे देती हैं। तो क्योंकि वो बायोलॉजिकल था, एक बायोलॉजिकल काम है इंसान की बॉडी के अंदर की स्टडी करना, उस बायोलॉजिकल काम को करने के लिए हमने फिजिक्स का सहारा लिया, हमने फिजिकल मेथड का सहारा लिया। तो ये हो गया ना बायोफिजिकल, इसको कहेंगे बायोफिजिकल मेथड, बायोफिजिक्स। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको कह रहे हैं कि एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम फिजिक्स को अप्लाई कर रहे हो बायो के ऊपर, उसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। उसको हम क्या कहेंगे, बायोफिजिक्स। बेटा एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। एक्सरे जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है एक्सरेज की, तो वो ज्यादा अंदर तक जाती है बॉडी के, और देखेंगे हड्डियों तक का इमेज दे दिया। लेकिन अल्ट्रासाउंड क्या है, वो ज्यादा अंदर नहीं जाती है, वो जरा ऊपर ऊपर से इमेज लेकर आपको दे देती है। तो इसी तरह डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो अब इजाद हो रही हैं। और यहाँ तक आपको बताता चलूं कि अब तो बायो इंजीनियरिंग भी आ चुकी है आपके पास। बायो इंजीनियरिंग एनईडी के अंदर, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग का एक डिपार्ट है। तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें ये तो पढ़ा रहे हैं कि इंजीनियरिंग के मेथड्स को आपने क्या करना है, बायो पर अप्लाई करना है, मेडिकल फील्ड में अप्लाई करना है। तो बायोफिजिक्स भी है उसके अंदर, सही है। तो इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, the branch of physics which deals with the application of physical methods and explanation to biophysical systems and structures. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करें, फिजिकल मेथड की एप्लीकेशन, बता रहा था ना मैं, फिजिकल मेथड की एप्लीकेशन, फिजिकल मेथड को अप्लाई करें और बायोफिजिकल मेथड को एक्सप्लेन कर सकें उनके सिस्टम और स्ट्रक्चर को। ठीक है, यानी टोटली आप फिजिकल मेथड्स को बायो में अप्लाई कर रहे हैं, बायो को डिफाइन करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए। ये आपके पास बायोफिजिक्स होगी। ठीक है, बताइएगा कोई सवाल। जी सही है, डन। डेफिनेशन में एप्लीकेशन से मतलब क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन तो वो होती है कि जब आप बुखार होता है तो आप लिखते हैं मैं कल नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, वो दरखास्त होती है। यहाँ पर एप्लीकेशन से मुराद किसी चीज को किसी चीज पर अप्लाई करना। जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते मैथ्स में, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड को यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? इसका ये मतलब है यहाँ पर एप्लीकेशन मींस अप्लाई करना, यूज करना। ओके बेटा, क्लियर? ओके, चले आगे चलें। ब्रांच नंबर 8, एस्ट्रोफिजिक्स। क्या होगी एस्ट्रोफिजिक्स? मेरे ख्याल से डायग्राम मैंने बना दी है यहाँ पर, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए डिफाइन करने में। एस्ट्रोलॉजी, अच्छा एक सवाल आया है, जरा मैं यहाँ पर बात को पॉज करके स्ट्रक्चर पे आता हूँ। स्ट्रक्चर का सवाल आया है कि सर स्ट्रक्चर मींस, देखो बेटा, हम जब कोई भी चीज तैयार करने लगते हैं तो उसका हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसका एक सांचा तैयार करते हैं कि हमें वो काम किस वे में करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक टेलर कपड़े सी रहा है तो वो पहले उसका एक पैटर्न काटता है, ठीक है, और पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करता है कि ये मुझे डिजाइन ऐसे बनाना है, ये मुझे डिजाइन ऐसे बनाना है। तो बेटा कोई भी चीज बनाने के लिए उसका पहले एक सांचा, एक सैंपल तैयार किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, कि जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज बिल्ड की जाए, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज बनाई जाए। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहें तो इसका मतलब है एटम का स्ट्रक्चर। तो बनाने वाले ने जब एटम बनाया, यानी अल्लाह ने जब एटम को तख्लीक किया, ये कायनात बनाई, तो उसका स्ट्रक्चर अल्लाह ने बना दिया भाई, इसमें ऑर्बिट होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो स्ट्रक्चर मींस बेटा एक सैंपल, जिस सैंपल के ऊपर मजीद वर्क हो सके आगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कहा गया और कहा गया फिजिकल स्टेट की स्टडी इन स्पेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। एस्ट्रो का वर्ड कहाँ यूज होता है? एस्ट्रो का वर्ड बेटा यूज होता है आपके पास जहां पर बात आए खला की, जहां पर बात आए सैयारों की, ठीक है, जहां पर बात आए सितारों की, चांद की, हेवनली बॉडीज की, ठीक है, सूरज की, सैयारों की, ठीक है, कहकशां की, गैलेक्सिस की, स्टार्स की। बेटा वहां पर एस्ट्रो का वर्ड आपको नजर आएगा। एस्ट्रो मीन्स खलाई, एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स खलाई फिजिक्स। यानी बेटा इस फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि हम खला के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताता चलूं, जामिया कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स का एक डिपार्टमेंट है बाकायदा, वहां पर इस चीज पे मास्टर्स करवाया जाता है और ये बड़ी वास्ट फील्ड है, इसका बाहर बहुत स्कोप है। और नासा वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वहां पे जो रिसर्च हो रही होती है वो इसी बेस पर हो रही होती है, इसी ब्रांच की बेस पर। और उसमें ही ये सीख रहे होते हैं लोग कि आपने फिजिक्स को एस्ट्रो में कैसे अप्लाई करना है, आपने फिजिक्स को एस्ट्रोनॉमी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा द ब्रांच of physics which deals with the study of physics of astronomical bodies, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, खलाई बॉडीज हैं, सैयारे वगैरह हैं, वो भी तो मूव कर रहे होते हैं ना। ठीक है, वो भी तो मूव कर रहे होते हैं, सैयारे मूव कर रहे हैं, तो जहां मूवमेंट की बात आएगी वहां फिजिक्स तो आ जाएगी। तो उनकी फिजिक्स क्या है, वो किस तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह कितनी दिन में रोटेशन कंप्लीट कर रहा है कौन सा सैयारा, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर पढ़ते हैं कि जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, समझ आई बात? कोई सवाल? नो?
चले नेक्स्ट आखिरी ब्रांच भी देख लें, ताकि ये है कि हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और बाद तमाम ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स क्या मतलब होगा इसका? जी बेटा। प्लाज्मा का वर्ड तो आजकल बहुत सुन रहे होंगे ना, कोविड-19 के बाद। नहीं बेटा, फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, मैं बताता चलूं। एटम और आयन का फर्क पता है आपको? एटम और आयन का डिफरेंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आयन, ION, ये स्पेलिंग होती है आयन। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। बेटा जब किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो ना, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर एक चार्ज पार्टिकल कहलाता है, चार्ज पार्टिकल कहलाता है। यानी कि जब किसी भी एटम पर मैं बोलूं कि भाई किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, तो उसके ऊपर अब चार्ज आ गया। चार्ज या तो चला गया या आ गया, उसके हिसाब से उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अच्छा, अब जब वो चार्ज पार्टिकल बन गया तो अब वो एटम नहीं रहा, वो उसको आयन कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है एटम और आयन में, ठीक है। तो आयन की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। यानी जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आयन कहलाता है। अब बेटा कुछ आयन होते हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल आयन होते हैं, जल्दी बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड आपने सुना होगा, जल्दी बॉन्ड बनाते हैं। कुछ की पावर कम होती है, वो जल्दी बॉन्ड और मजबूत बॉन्ड नहीं बना सकते। तो बेटा जिनकी आयोनाइजेशन हाई होती है, जो बहुत हाईली आयोनाइज होते हैं, बहुत जल्दी आयोनाइज होते हैं और बहुत मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं हाईली आयोनाइज पार्टिकल्स। हाईली आयोनाइज पार्टिकल्स। बेटा हाईली आयोनाइज पार्टिकल्स की जो फिजिक्स है वो कहलाती है प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of highly ionized atom। जब हम हाईली आयोनाइज एटम की प्रॉपर्टीज को डील करें, उनको स्टडी करें, तो वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है प्लाज्मा फिजिक्स। ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। प्लाज्मा बट इज रिलेटेड टू हाईली आयोनाइज्ड एटम्स या हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। डन? यहां तक समझ में आ गई बातें तमाम? कोई सवाल तो नहीं है? बेटा एस्ट्रोफिजिक्स मैंने बताया कि एस्ट्रोफिजिक्स जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है ना, आपके सूरज चांद सितारे वगैरह, उनकी जो फिजिक्स है वो एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। यानी उनके बारे में स्टडी करना कि वो कैसे मूव करते हैं, कितने दिन में अपनी रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो सैयारे वगैरह हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, हेवनली बॉडीज जितनी हैं, उनकी फिजिक्स की स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है, सिंपल। मजीद कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना इसको हम यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं क्लास को, टाइम हमारा हो चुका है। अच्छा, बायोफिजिक्स बता रहा था तो आपकी लाइट चली गई थी। चले मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ बेटा, टाइम मेरे पास नहीं है अभी, आपकी क्लास होगी शायद नेक्स्ट। तो बायोफिजिक्स में बेटा मैंने बताया कि आप फिजिकल मेथड्स को ना बायो पर अप्लाई करते हैं, यानी लाइफ पर, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर जब किसी बंदे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो वहां आपने देखा है डिफरेंट आपके पास
मशीन्स होती हैं, ठीक है, जिसकी मदद से उसको बचाने की कोशिश की जा रही होती है, शॉक्स दिए जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो बेटा वो जो मशीन्स बनी है वो फिजिक्स की बेस पे बनी है ना, तो मतलब हम फिजिक्स के मेथड को अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, बायो के ऊपर, लाइफ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपसे अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।